वेलकम टू द ई क्लासेस गाइज। ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान में जो ऊर्जा संसाधनों का विकास हुआ है उसके बारे में। ये जो वीडियो है आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम्स, राजस्थान में जो विद्युत विभाग की जो एग्ज़ाम्स स्टार्ट होंगी नेक्स्ट मंथ से, उसके लिए यूज़फुल होगा। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, द ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और ये अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप अपने दोस्तों के शेयर कर सकते हैं जो भी सिमिलर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे राजस्थान भारत में ऊर्जा का जो विकास हुआ है उसके बारे में, और भारत में ही नहीं राजस्थान में भी किस तरीके से ऊर्जा संसाधनों का विकास हुआ है, किस तरीके से कंपनी फॉर्मेशन हुए हैं। ये 5 जो कंपनियां हैं जिसके अंदर अभी वैकेंसीज निकली हुई है, तो वो कब फॉर्मेशन हुआ था। पॉलिसीज़ के बारे में अपन पढ़ेंगे जिसके अंदर यहाँ पर ऊर्जा नीति हो गई, हाइब्रिड ऊर्जा हो गई, और पवन ऊर्जा के बारे में, और विद्युत क्षेत्र में जो सुधार हुए हैं, कुछ अधिनियम बनाए गए। आर्थिक समीक्षा राजस्थान में जो 2020-21 की है और उसमें ऊर्जा के जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दे रखे हैं, टॉपिक्स, कि किस तरीके से हमने यहाँ पर पहले जो बजट अलोकेट किया था उसमें खर्च किया है, तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्ष 2020-21 में जो बजट आया है उसमें ऊर्जा संसाधनों पर कितना खर्च होगा और कौन कौन सी स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट चला रही है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर 3 चीज़ें करेंगे। पहले तो स्टैटिक चीज़ की किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है वह, फिर उसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे, और थर्ड है अपना बजट के अंदर। तो ये वीडियो जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। किसी भी एग्ज़ाम जो विद्युत विभाग में जो एग्ज़ाम आ रही हैं उन सभी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले अपन भारत में ऊर्जा संसाधनों के विकास को अपन देखते हैं, किस तरीके से भारत के अंदर ऊर्जा संसाधनों में डेवलपमेंट हुए हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, ऊर्जा की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो ऊर्जा जो है भारत के अंदर जो समवर्ती सूची के अंदर रहती है। समवर्ती सूची का मतलब होता है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके अंदर स्टेट प्लस सेंटर दोनों यहाँ पर पॉलिसीज़ बनाती हैं। ऐसी सूची को अपन बोलते हैं समवर्ती सूची। और ये जो सूची वाली बात करते हैं अपन यहाँ पर, सूची का मतलब होता है ये जो 3 सूचियाँ दे रखी है जिसके अंदर संघ, राज्य और समवर्ती सूची होती है, ये विधायी शक्तियों के बंटवारे के रूप में अपन देखें तो ये 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं जो कि 7वीं अनुसूची कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल में यहाँ पर दी गई हैं। जो भारत का स्वरूप है, भारत की अगर अपन बात करें, संविधान का जो स्वरूप है वो संघीय है। इसका मतलब ये होता है कि अपने जो शक्तियों का विभाजन होगा वो केंद्र और राज्य दोनों के अंदर होगा। और केंद्र और राज्य में जब शक्तियों का विभाजन होता है तो विधायी शक्तियों के रूप में 7वीं अनुसूची के अंदर यहाँ पर 3 प्रकार की सूचियाँ होती है। पहली संघ सूची जिसके अंदर केवल सेंटर लॉ बना सकते हैं, राज्य सूची जिसके अंदर राज्य लॉ बना सकते हैं, और समवर्ती सूची जिसके अंदर दोनों यहाँ पर काम करते हैं। तो संविधान में जो विद्युत है उसको यहाँ पर समवर्ती सूची में रखा गया है। तो ये अपन ने पहले स्ट्रक्चर देखा। अगर बात करते हैं भारत के अंदर, सबसे पहले भारत में किस तरीके से डेवलपमेंट हुए हैं ऊर्जा के क्षेत्र में, तो यहाँ पर एक मेजर और फर्स्ट इस्टेब्लिशमेंट अगर अपन बात करें, पहला कदम जो रखा वो जल विद्युत के क्षेत्र में, जल विद्युत गृह जो है 1897 में दार्जिलिंग के अंदर सिद्रापोंग में स्थापित हुआ। तो देश का पहला आर्थिक विकास में जो ऊर्जा का महत्वपूर्ण और पहला कदम जो है जल विद्युत से यहाँ पर स्टार्ट हुआ, जो कि 1897 में दार्जिलिंग के अंदर सिद्रापोंग में हुआ। अब ये तो रहे ऊर्जा के विकास में, विद्युत गृह यहाँ पर बिजली बनाना यहाँ पर भारत में शुरू हुआ। और देश में अगर बात करें विनियमित करने के लिए, जो विद्युत की उत्पादन है या फिर उसकी आपूर्ति को विनियमित करने के लिए विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 में पारित किया गया। तो पहला विद्युत आपूर्ति अधिनियम कब पारित हुआ भारत के अंदर? 1948 में। तो इस तरीके से ये 2 चीज़ें आप स्टार्टिंग में ध्यान में रखिएगा। राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान का जब फॉर्मेशन हुआ था तब यहाँ पर 15 छोटे छोटे विद्युत गृह थे जिनकी कुल क्षमता कितनी थी? 13.27 मेगावाट। राजस्थान का जो फॉर्मेशन हुआ उस टाइम पे 15 विद्युत गृह को मिलाकर यहाँ पर 13.27 मेगावाट की विद्युत का उत्पादन होता था। अब देखिए, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1957 को यहाँ पर हुई। तो ये आपसे डेट पूछी जा सकती है क्वेश्चन के रूप में, तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा।
राजस्थान में ऊर्जा का जो डेवलपमेंट हुआ, विकास जो हुआ, उसके वातावरण को तैयार करने के लिए सबसे पहले अगर किसी से अगर बाहरी सहायता की बात करें तो विश्व बैंक ने यहाँ पर सहायता की राजस्थान की, और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम को अपनाया। केंद्र सरकार द्वारा विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 बनाया गया। जो विश्व बैंक की बात करें, विश्व बैंक के साथ में विश्व बैंक की सहायता से अगर बात करें, केंद्र सरकार ने क्या किया, यहाँ पर विद्युत नियामक अधिनियम 1998 बनाया। और अगर अपन बात करें, ये 1998 है और यहाँ पर 1948 है। विद्युत आपूर्ति अधिनियम तो 1948 में बनाया गया, और विद्युत नियामक आयोग अधिनियम की बात करें तो ये 1998 में बनाया गया। राजस्थान के अंदर विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ, ये तो सेंटर की बात है कि भाई केंद्र सरकार ने कब गठन किया, और राज्य सरकार ने विद्युत नियामक आयोग का गठन 2 जनवरी 2000 में किया, सन 2000 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की, श्री अरुण कुमार ने। तो पहले अध्यक्ष अपन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि विद्युत नियामक आयोग का गठन के टाइम पे पहले अध्यक्ष कौन थे, श्री अरुण कुमार। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर एज इट इज़ बन के आ सकता है, आपको ध्यान में रखिएगा। फिर अगर और बात करें राजस्थान के अंदर विद्युत क्षेत्र में जो सुधार अधिनियम हुआ, जिसके अंदर विद्युत के अंदर किस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, विद्युत का उत्पादन कब कैसे होगा, प्रसार कैसे होगा, और जो विद्युत को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे अपन यहाँ पर 5 कंपनियाँ हैं जिसके अंदर वैकेंसी निकली हुई है, वो किसका पार्ट है, तो इसके बारे में बात करें तो पहले 1999 में एक विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम पारित हुआ, जो कि 1 जनवरी सन 2000 में लागू किया गया। विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए 19 जून 2000 को 5 विद्युत कंपनियों का गठन किया गया, जो इस तरीके से है। पहला, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसको RVUN अपन बोलते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जिसको RVPN अपन बोलते हैं। और 3 कंपनियां जो कि वितरण के लिए रेस्पॉन्सिबल थी, जो कि एक तो जयपुर में, इसको जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दूसरा अजमेर में, और तीसरा जोधपुर में। अब यहाँ पर जो है ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि उत्पादन स्टार्ट किया गया किसके द्वारा, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा। फिर इसको प्रसार भी करना है और वितरण भी करना है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस तरीके से 5 कंपनियां कब गठन हुई, 19 जून 2000 को, सन 2000 को। और ये विद्युत क्षेत्र में जो सुधार हुए हैं, उन्हीं के वो जो कानून है, ये अधिनियम जो पारित हुआ, उसी के बाद में से विद्युत आपूर्ति किस तरीके से होगी स्टेट के अंदर, तो उसके लिए 5 कंपनियों का गठन किया गया। फिर अगर अपन बात करें विद्युत अधिनियम 2003, ठीक है, एक ये विद्युत अधिनियम है 2003, ये भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया। 10 जून 2003 को विद्युत अधिनियम 2003 को लागू किया गया, ठीक है, ये भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया। और विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 में पारित हुआ राजस्थान के अंदर। ये दोनों अलग अलग चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। इसमें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी ये डेट, आप ध्यान में रखिएगा कि विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु 19 जून 2000 को 5 कंपनियों का गठन इनका किया गया, जिसकी वैकेंसीज जो है इन 5 कंपनियों में निकलती है। अगर अपन इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर जो है IT का काम कौन हैंडल करेगा, तो उसके लिए पोस्ट निकली है। तो विभिन्न पोस्ट जैसे JEN हो गई, AEN हो गई, इनकी पोस्ट जो है निकली हुई है। तो आप किस कंपनी में काम करोगे, उसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है, उसको ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हो जाती हैं। अगर बात करें इन 5 कंपनियों को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट तब होगी, तो इसके लिए कौन सी कंपनी रेस्पॉन्सिबल होगी, तो राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। अभी एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये जो नाम ये जो है, ये पहले इस तरीके से नहीं था। इसका जो पुनर्गठन हुआ है उसके बाद में ये राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बना। 2015 में इसका पुनर्गठन हुआ। इससे पहले जो है ये जो कंपनी है, ये राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नाम से थी, जो कि यहाँ पर जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जयपुर के अंदर है। ये जो है ये इस कंपनी का जो गठन किया गया, वो 5 विद्युत कंपनियाँ जिसके अंदर प्रसारण हो गया। अगर बात करें वितरण की 3 कंपनियां जयपुर, जोधपुर और अजमेर के अंदर, उनको अगर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ पर ये वित्त उपलब्ध कराने के लिए
इसका पंजीकरण दिनांक 21 दिसंबर 2012 को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत हुआ। तो ये भी आपसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनरल एग्जाम्स में कि कंपनी अधिनियम कब पारित हुआ, कब इसका कौन सी ईयर के अंदर होता है। तो 1956 के अंदर जब कंपनीज बनती है तो एक लॉ यहाँ पर बनाया गया कि किस तरीके से उसमें रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, क्या कंपनी के अंदर क्या क्या अगर अपन बात करें तो इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है कंपनी को बनाने में। तो 1956 के अंदर कंपनी अधिनियम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो इस तरीके से 5 कंपनियों का गठन, फिर उनको फाइनेंस की ज़रूरत हुई तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का गठन यहाँ पर 2012 तक हुआ। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने विश्व बैंक की सहायता से, विश्व बैंक ने 18 करोड़ डॉलर का ऋण राजस्थान सरकार को दिया, जिसने एक ही चरण में विद्युत क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम को अपनाया। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? राजस्थान। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पर एक टर्म की अगर अपन बात करें, सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन। क्रिटिकल पावर स्टेशन का मतलब है जो अगर अपन जनरल बोलें तो यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं इसको, जिन बिजली घरों की एक इकाई में 500 मेगावाट से अधिक का विद्युत उत्पादन होता है उन्हें सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन कहते हैं। ये टर्म आपको यूज़ में आएगी। देखिए, अगर गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव लेती है, जैसे बजट हो गया या इकोनॉमिक सर्वे में क्या डेवलपमेंट हुए, तो वहाँ पर कुछ क्रिटिकल पावर स्टेशंस को विकास डेवलप किया जा रहा है, तो आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे बिजली घर जिनकी इकाई 500 मेगावाट, एक इकाई का जो विद्युत का प्रोडक्शन है एक इकाई में 500 मेगावाट से अधिक होता है, उनको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन। 2 है ये, पहला है छाबड़ा, दूसरा है सूरतगढ़ पावर स्टेशन। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। राजस्थान के अंदर जो अगर अपन बात करें मेजर डेवलपमेंट हुए हैं इस ऊर्जा के क्षेत्र में, जिसके अंदर यहाँ पर सौर ऊर्जा पर ध्यान दिया गया, रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान दिया गया, अगर बात करें हाइब्रिड एनर्जी पर ध्यान दिया गया, तो ये कुछ पॉलिसीज़ का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ 2019 के अंदर। तो उसके बाद से इन चीज़ों का बात करें तो ये डेवलपमेंट होते रहे। तो इसके अंदर 2 ऊर्जा नीतियों को पढ़ते हैं। पहला है राज्य सौर ऊर्जा नीति 2019 और सेकंड है राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019। इन दोनों नीतियों का विमोचन जो है वो 19 दिसंबर 2019 को जयपुर के अंदर किया गया। अब इन नीतियों की अगर बात करें, कॉमन बात जो कॉमन चीज़ें हैं वो पढ़ लेते हैं, फिर इनको अलग अलग भी अपन पढ़ेंगे। पहला है, इन नीतियों का क्रियान्वयन के लिए राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। इन नीतियों की अगर बात करें तो क्रियान्वयन के लिए रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन नोडल एजेंसी होगी। दूसरा, इनमें जो अक्षय ऊर्जा के विकास हेतु डेवलपर द्वारा राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निधि में योगदान दिया जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई इन सौर ऊर्जा का प्रोजेक्ट लगाता है, हाइब्रिड ऊर्जा का प्रोजेक्ट लगाता है या फिर पवन ऊर्जा का प्रोजेक्ट लगाता है, तो उनको अपन बोलते हैं यहाँ पर डेवलपर्स। तो डेवलपर्स क्या करेंगे, वहाँ पर एक कोष बना दिया, एक निधि बना दी, जिसके अंदर यहाँ पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में यहाँ पर डेवलपर जो है उस पर्टिकुलर फंड के अंदर जो है योगदान देंगे। ये दूसरी बात आप ध्यान में रखिएगा। परियोजनाओं की सैद्धांतिक अनुमति, अगर मान लीजिए कोई परियोजना स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसकी सैद्धांतिक अनुमति जो है वो कौन देंगे? प्रमुख सचिव या फिर ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होगा, जिसको अपन बोलते हैं स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी। स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी के जो अध्यक्ष कौन होंगे? ऊर्जा सचिव होंगे और प्रमुख सचिव होंगे, या तो प्रमुख सचिव हो या फिर ऊर्जा सचिव हो। दूसरा, अगर अंतिम स्वीकृति की बात करें, फाइनल डिसीजन कौन लेगा? वो स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी लेगी, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्य सचिव राजस्थान। तो यहाँ पर आपके लिए मैं 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला, राजस्थान के वर्तमान के ऊर्जा सचिव कौन है? दूसरा, यहाँ पर राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? तो 2 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कमेटी बनाई गई। पहला स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष कौन है? ऊर्जा सचिव। और फाइनल डिसीजन के लिए एम्पावर्ड कमेटी यहाँ पर बनाई गई, जो मुख्य सचिव राजस्थान इसकी अध्यक्षता करते हैं। जो ये अगर अपन बात करें, कोई भी अगर बात करते हैं डेवलपर्स के प्रोजेक्ट आते हैं तो उसमें किस तरीके से किसको प्रोजेक्ट अलॉट होगा उसकी बात यहाँ पर
कर रहे हैं, उसके लिए परियोजनाओं के लिए सैद्धांतिक अनुमति के लिए 2 कमेटी बनाई गई। नेक्स्ट अगर बात करें ऊर्जा, नई सौर एवं पवन ऊर्जा नीति में सौर एवं पवन ऊर्जा ऊर्जा उपकरण निर्माताओं को, अब यहाँ पर जो इनके सौर या फिर पवन ऊर्जा के जो उपकरण इक्विपमेंट जो बनाएंगे उनके मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पर स्टाम्प शुल्क में 100% की छूट, 50% रियायत पर जमीन आवंटन और 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क में छूट और जीएसटी में 90% निवेश अनुदान दिया जाएगा। तो 4 बातें आप ध्यान में रखिए। अगर मान लीजिए सौर ऊर्जा, सौर या फिर पवन ऊर्जा के जो इक्विपमेंट बनाएंगे उनके जो प्रोडक्शन जो करता है या फिर मैन्युफैक्चरर अपन कहें, तो उनमें 4 चीज़ें गवर्नमेंट उनको हेल्प करेगी। पहला, 100% छूट देंगे हम आपको स्टाम्प शुल्क में। दूसरा, 50% रेट पर जो है लैंड होगा, मतलब ज़मीन आवंटन होगी और विद्युत शुल्क में जो है 10 वर्ष तक छूट दी जाएगी। 90% निवेश में अनुदान दिया जाएगा। आपसे जो है क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, ये मैं कॉमन की बात करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर, यहाँ पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ा अगर मान लीजिए कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहे तो 4 कथन दे देगा, उनमें से पूछ लेगा विद्युत विभाग के इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, या फिर पहला और दूसरा सही है, दोनों सही है, या फिर ओनली ए सही है, ओनली बी सही है। इस तरीके के क्वेश्चन इन पॉलिसीज से बनते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करते हैं, प्रसारण एवं वितरण शुल्क में 7 वर्ष तक 50% की छूट यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की बात करें, अक्षय ऊर्जा संयंत्रों और रीपावर्ड पवन ऊर्जा संयंत्रों के प्रसारण और वितरण में 7 वर्ष तक 75% की छूट यहाँ पर रहेगी। अब यहाँ पर रीपावर्ड पवन ऊर्जा संयंत्रों पर आप ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि रीपावर्ड पवन ऊर्जा संयंत्रों में जो शुल्क है उसमें कितनी % छूट यहाँ पर दी जाएगी, तो 75% छूट यहाँ पर दी जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस को प्रसारण और वितरण के लिए 10 साल तक 100% छूट यहाँ पर होगी। तो आप ध्यान में रखिएगा, ये प्रोजेक्ट्स के बारे में है कि अगर मान लीजिए कोई पवन ऊर्जा का प्रोजेक्ट लगाता है तो गवर्नमेंट आपको कितनी फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करेगी किसी भी डेवलपर को। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है तो 10 साल तक आपको 100% वितरण शुल्क में जो है, वितरण और प्रसारण शुल्क में जो है छूट प्रोवाइड करेंगे। अब ये तो अपन ने कॉमन चीज़ें बात करी, जो पॉलिसीज़ का विमोचन कब हुआ ये बात आप डेट ध्यान में रखिएगा। 19 दिसंबर 2019 को यहाँ पर विमोचन दोनों का हुआ। विमोचन की बात कर रहे हैं। अब लागू कब से होगी, विमोचन और लागू करना दोनों अलग चीज़ है। अगर सोलर एनर्जी पॉलिसी की बात करें 2019, तो ये लागू हुई 18 दिसंबर 2019 से, जिसका विमोचन एक दिन बाद में 19 दिसंबर 2019 को किया गया। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कब लागू हुई तो 18 दिसंबर, विमोचन कब किया गया तो 19 दिसंबर। भारत में वैश्विक प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए 2022 तक 100 गीगावाट का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया। अगर बात करें, देखिए सोलर एनर्जी पॉलिसी 2019 की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान ने पहली बात तो ये लागू 18 दिसंबर 2019 को हुई। भारत ये कहता है कि वैश्विक प्रतिबद्धता है, विश्व स्तर तक हम 2022 तक 100 गीगावाट बिजली जो है किससे बनाएंगे, सोलर एनर्जी से बनाएंगे। ऐसी प्रतिबद्धता वैश्विक स्तर पर भारत ने बताई है। ठीक है, तो इसके क्षेत्र में भारत ने तो इतना करा है और राज्य सरकार ने ऐसा बोला है कि 2024-25 तक हम 30,000 मेगावाट सोलर एनर्जी का हमारा लक्ष्य है, वो इस प्रकार हम पूरा करेंगे। पहला, ग्रिड स्केल सोलर पार्क में हम 24,000 मेगावाट बनाएंगे। वितरण जनरेशन में हम 4,000 मेगावाट, सोलर रूफटॉप में हम 1,000 मेगावाट और सोलर पंप्स में हम 1,000 मेगावाट। इस तरीके से 24 और 4 28 और 2 30,000 मेगावाट अपन यहाँ पर जो लक्ष्य है 2024-25 तक पूरा कर लेंगे। वैश्विक स्तर पर हमारा जो भारत का संपूर्ण भारत का बात करें तो यहाँ पर 100 गीगावाट का लक्ष्य है। ये गीगावाट है और ये मेगावाट है, आप ध्यान में रखिएगा। तो 30,000 मेगावाट 24-25 तक, जबकि इंडिया का लक्ष्य 2022 तक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, सोलर एनर्जी पॉलिसी 2019 के अंतर्गत। ठीक है, सोलर एनर्जी पॉलिसी के अंदर पंजीकरण अगर किसी को करना है तो उसमें कुछ शर्तें हैं।
और अपन कुछ शुल्क भी लेते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ शुल्क लिया जाता है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। राज्य में स्थापित होने वाले सभी सोलर परियोजनाओं का RREC के अंदर यहाँ पर पंजीकरण अनिवार्य है। जब आप एनर्जी की साइट खोलते हैं तो वो वहाँ पर जो है स्टार्टिंग में आप देखेंगे RREC वहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये रजिस्टर्ड होना चाहिए किसके अंदर, RREC के अंदर। अगर पंजीकरण के शुल्क की बात करें तो 10 मेगावाट तक की परियोजनाओं में 50,000 रुपये प्रति मेगावाट का शुल्क यहाँ से लिया जाएगा। दूसरा, 10 से 50 मेगावाट में 5 लाख रुपये प्रति प्रोजेक्ट है, और 50 से 100 मेगावाट तक यहाँ पर 10 लाख रुपये प्रति प्रोजेक्ट, और 100 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं में 30 लाख रुपये प्रति प्रोजेक्ट यहाँ पर लिया जाएगा। अब आपको ध्यान में ये बात रखनी है कि 10 मेगावाट तक की परियोजनाओं में ये 50,000 रुपये है, ये पर प्रोजेक्ट नहीं है, जबकि प्रति मेगावाट यहाँ पर दिया गया है। तो ये पंजीकरण शुल्क जो है ये यहाँ पर लगाया गया है। अगर कोई प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करता है तो पंजीकरण शुल्क के रूप में, अगर मान लीजिए वो 10 मेगावाट का प्रोजेक्ट यहाँ पर चला रहे हैं तो आपको 50,000 रुपये प्रति मेगावाट देना होगा, ठीक है, पंजीकरण शुल्क में। अब अपन ने पंजीकरण शुल्क यहाँ पर दे दिया, किसी डेवलपर ने पंजीकरण शुल्क दे दिया। उसके बाद में जो, जैसे मैंने आपको बताया, स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी द्वारा परियोजनाओं की सैद्धांतिक स्वीकृति उसको मिल गई, ठीक है। उसके बाद में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट गारंटी के रूप में प्रति मेगावाट 10 लाख रुपये या फिर 5 लाख रुपये प्रति मेगावाट सैद्धांतिक सहमति के 1 महीने में बिना ब्याज के और 3 महीने में 9% ब्याज के जमा करवानी होगी। पहली चीज़ यहाँ पर होती है पंजीकरण शुल्क, फिर उसके बाद में स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी वहाँ पर डिसीजन लेगी, और डिसीजन लेने के बाद में आपको सिक्योरिटी देनी होगी। और सिक्योरिटी देने के आपके पास में 2 तरीके हैं। पहला, प्रति मेगावाट में सैद्धांतिक 1 महीने में तो आप बिना ब्याज तक जमा करा दीजिए। अगर आप 3 महीने तक जमा कराना चाहते हैं तो 9% का एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर लगेगा, और जो राशि जो है वो 10 लाख रुपये और 5 लाख रुपये, ये बात ध्यान में रखिएगा। सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो गई। सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त होने पर 20 मेगावाट तक की परियोजनाओं को अंतिम स्वीकृति हेतु स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी को प्रस्तुत किया जाएगा। 2 चीज़ें हैं, अगर 20 मेगावाट तक की परियोजना है तब तो आपको स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी को प्रस्तुत किया जाएगा, और 20 से अधिक की परियोजनाओं में स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी को प्रस्तुत किया जाएगा। इन कमेटियों के बारे में अपन पहले अभी पढ़ चुके हैं कि इनके अध्यक्ष कौन होंगे, तो आपको ध्यान में रखिएगा। फाइनल डिसीजन कौन लेता है, एम्पावर्ड कमेटी यहाँ पर लेती है। चेयर्ड बाय कौन है, राजस्थान सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब मान लीजिए उनको जो है परियोजनाओं को स्वीकृति मिल गई है, और फिर उसके बाद में जो प्रोजेक्ट का काम पूरा होगा उसका कुछ टाइम डिसाइड होगा। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं की अंतिम स्वीकृति से 15 से 48 महीने में ये काम पूरा किया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों को 300 मेगावाट और सौर रूफ सिस्टम की स्थापना कर अगले 5 साल में एनर्जी सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। ये जो है 2019 की सौर ऊर्जा पर जो नीति बनी है, सौर ऊर्जा नीति, उसके अंदर ये लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। अभी यहाँ तक बात थी जो अपन ऊपर तक पढ़े हैं, सौर ऊर्जा की अंतिम स्वीकृति में यहाँ पर बना दिया कि भाई 15 से 48 महीने में आप काम को पूरा कर दीजिए। उसके बाद में दूसरे सौर ऊर्जा नीति में जिला मुख्यालयों को 300 मेगावाट सौर रूफ सिस्टम की स्थापना करेंगे आने वाले 5 साल में, और इसको ग्रीन एनर्जी सिटी के रूप में इस्टेब्लिश किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अक्षय ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, और 5 साल के अंदर आने वाले 500 चार्जिंग स्टेशनों को 50% रेट पर ज़मीन जो है आवंटित होगा, और 10 साल तक उनको व्हीलिंग और ट्रांसमिशन चार्जेज में छूट रहेगी। ऐसा कहा है किसमें, सौर ऊर्जा पॉलिसी 2019 के अंतर्गत। नेक्स्ट, थर्ड पार्टी सेल के लिए स्थापित होने वाले 500 मेगावाट क्षमता या मार्च 2023 तक स्थापित प्रोजेक्ट को ट्रांसमिशन एवं व्हीलिंग चार्ज में 7 साल तक 50% छूट यहाँ पर मिलेगी। थर्ड पार्टी सेल की बात करें तो थर्ड पार्टी सेल में अगर 500 मेगावाट क्षमता का प्रोजेक्ट हो या फिर मार्च 2023 से पहले इस्टेब्लिश प्रोजेक्ट हो तो उसमें ट्रांसमिशन और व्हीलिंग चार्ज में 7 साल में 50% की छूट जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। स्टोरेज के साथ बनाए जाने वाले सोलर पॉइंट को 7 साल में 75% की छूट मिलेगी। अगर मान लीजिए ये तो विदाउट स्टोरेज है, विदाउट स्टोरेज में आपको 50% की छूट मिलेगी। अगर ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं अपन जिसके अंदर
दो चीज़ें होंगी, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी होगा, सोलर की बात कर रहे हैं, सोलर के बाद में वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी बनी है उसको स्टोर भी किया जाएगा। तो स्टोरेज के साथ में बनाए जाने वाले प्रोजेक्टों में 75% यहाँ पर छूट देने का प्रावधान है सोलर पॉलिसी 2019 के अंतर्गत। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019। इसको 18 दिसंबर 2019 को लागू किया गया। देखिए, ये जो नीति है इसको भी 18 दिसंबर 2019 को लागू किया गया। वैश्विक प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया। केंद्र सरकार ने, अगर बात करें, भारत सरकार ने यहाँ पर 175 गीगावाट का लक्ष्य रखा है, जिसमें 2022 तक पवन ऊर्जा से 60 मेगावाट शामिल है। तो पवन ऊर्जा से कितना शामिल है? 60 मेगावाट 2022 तक। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। भारत सरकार के आंकलन के अनुसार जो राजस्थान की एस्टिमेटेड, अगर अपन बात करें, यहाँ पर संभावित क्षमता है, कैपेसिटी कितनी है कि राजस्थान में कितने मेगावाट की पवन ऊर्जा इस्टेब्लिश हो सकती है। तो इस तरीके से आप देखिए 12,77,756 मेगावाट की यहाँ पर क्षमता है कि संभावना इतनी है कि राजस्थान के अंदर इतने मेगावाट अपन पवन ऊर्जा से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इस नीति में राज्य में वर्ष 2024-25 तक 4,000 मेगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। इतनी मेगावाट से केवल 4,000 मेगावाट का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है 2024-25 तक। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है, मान लीजिए कोई परियोजना इसको इस्टेब्लिश करता है, तो कोई डेवलपर हो गया या फिर कोई कंपनी है, तो क्या क्या यहाँ पर शर्तें हैं उनको अपन ध्यान में रखते हैं। तो पवन ऊर्जा परियोजना में रजिस्ट्रेशन फीस 100 मेगावाट से कम की क्षमता परियोजना के लिए 50,000 रुपये प्रति मेगावाट है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। सेम, और 100 मेगावाट या अधिक परियोजनाओं के लिए 50 लाख रुपए प्रति प्रोजेक्ट है। क्योंकि आपको पता है पवन ऊर्जा का जो बात करें तो वो पवन ऊर्जा के अंदर एक वो फ़ैन लगते हैं बड़े बड़े इस तरीके से, तो ये प्रोजेक्ट जो है कॉस्टली आते हैं। तो यहाँ पर 100 मेगावाट और अधिक के परियोजनाओं के लिए 50 लाख रुपए प्रति प्रोजेक्ट और यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। SLSC की सिद्धांतिक स्वीकृति के बाद में डेवलपर को 1 माह में 5 लाख रुपए प्रति मेगावाट सिक्योरिटी DD या RTGS रियल टाइम गॉस सिस्टम से यहाँ पर देना होगा। इस राशि को 9% ब्याज सहित 3 माह तक जमा करवाई जा सकती है। तो ये कुछ यहाँ पर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो इस तरीके से आप देख सकते हैं। 1 महीने में 5 लाख रुपए प्रति मेगावाट यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना होता है। यदि कोई डेवलपर परियोजना वापस लेना चाहता है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का 25% काट कर 25% को जब्त कर 75% पुनर्भुगतान किया जाएगा और ये एक लिखित आवेदन से किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता या फिर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया है और सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया और मैं चाहता हूँ कि इसको किसी अदर पार्टी को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। तो ये कुछ पवन ऊर्जा के बारे में इनिशियल शर्तें अपन ने देखी। अब यहाँ पर हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना में हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, इस पॉलिसी के अंदर बात करें तो राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति दोनों की बात है। तो पवन ऊर्जा में अपन ने देख लिया यहाँ पर किस किस तरीके से शर्तें यहाँ पर रहती है, कौन कौन सी सिक्योरिटी डिपॉजिट किस तरीके से होगा, वापस अगर अपन लेते हैं तो किस तरीके से पैसा अपन को मिलेगा, 75% ट्रांसफ़र नहीं होगा। यहाँ पर इसकी जो बात करें इसमें जो फीस है वो कितनी होगी। अब बात करते हैं हाइब्रिड परियोजना। हाइब्रिड परियोजना में पारंपरिक परियोजना, हाइब्रिड परियोजना में पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को या फिर 2 या 2 से अधिक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को मिलाकर सृजित किया हो या फिर कॉमन पूलिंग स्टेशन के माध्यम से ग्रिड में भेजा गया हो कहलाती है। तो हाइब्रिड परियोजना कहते किसको हैं? या तो उसके अंदर कुछ पारंपरिक स्रोत हो या फिर गैर पारंपरिक स्रोत हो, पहली बात, या फिर 2 या 2 से अधिक गैर पारंपरिक स्रोत हों। इनसे मिलकर अगर अपन ऊर्जा का सृजन कर रहे हैं और साथ में कॉमन पूलिंग स्टेशन के माध्यम से जो ऊर्जा अपन ने बनाई उसको ग्रिड तक भेज रहे हैं, तो ऐसी चीज़ को अपन बोलेंगे, इस परियोजना का अपन बोलेंगे हाइब्रिड परियोजना। आपको पता है कंप्यूटर के अंदर एक सिस्टम होते हैं, एक तो होता है एनालॉग प्रोसेसिंग, दूसरा होता है डिजिटल प्रोसेसिंग और थर्ड होता है हाइब्रिड।
जिसके अंदर एनालॉग डेटा और डिजिटल डेटा को दोनों को प्रोसेस किया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर उससे रिलेट कर सकते हैं। तो हाइब्रिड परियोजना में पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत दोनों का यहाँ पर मिश्रण जो है वो रहता है। अब इसका लक्ष्य कितना है, 2024-25 तक राज्य में 3500 मेगावाट की हाइब्रिड परियोजनाओं का लक्ष्य निर्धारित यहाँ पर किया गया है। तो हाइब्रिड परियोजनाओं के द्वारा यहाँ पर 3500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यहाँ पर करेंगे। कुछ शर्तें अपन देख लेते हैं कि पंजीकरण के कुछ शर्तें क्या है। राजस्थान में राज्य में स्थापित होने वाली सभी हाइब्रिड परियोजनाओं का RREC में पंजीकरण अनिवार्य है। RREC के बारे में अपन जान चुके हैं पहले। पंजीकरण का शुल्क है 10 मेगावाट तक की 50,000 रुपये प्रति मेगावाट, 10 से 50 मेगावाट तक 5 लाख रुपये प्रति प्रोजेक्ट, 50 से 100 मेगावाट तक 10 लाख रुपये प्रति प्रोजेक्ट और 100 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं में 30 लाख रुपये प्रति प्रोजेक्ट यहाँ पर पंजीकरण शुल्क यहाँ पर लिया जाएगा। अब इनके जो पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं को पूरा होने के लिए समयावधि की बात करें तो यहाँ पर देखिए 25 मेगावाट तक का अगर कोई प्रोजेक्ट है तो आपको 8 महीने में इसको पूरा करना है। 25 से 50 है तो 14 महीने में, और 50 से 75 है तो 18 महीने में, 75 से 100 मेगावाट तक का है तो 22 महीने में, और 100 मेगावाट से अधिक का प्रोजेक्ट है तो 26 महीने आपको यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दिया है, इस तक यहाँ पर कंप्लीट करना है। आप इसको याद कैसे करेंगे, तो 8 और 6, पहले वाले में 6 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, फिर 4 का और फिर 4 का। तो इस तरीके से इनकी टाइम ड्यूरेशन आप ध्यान में रखिए कि 25, 50, 75, 100। तो पहला 25 तक ये वाली पार्ट, फिर 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 और 100 से ऊपर। तो 1, 2, 3 और 4 और 5 अगर बात करें 5 तरीके के प्रोजेक्ट अपन यहाँ पर बना सकते हैं पवन और हाइब्रिड ऊर्जा में। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। कुछ और बातें करें अपन यहाँ पर तो कुसुम योजना के बारे में बात करते हैं। कुसुम योजना पहला अनुदानिक सौर ऊर्जा पंप 29 जून 2020 को जयपुर के झोटवाड़ा में जो पंचायत समिति है कापड़ियावास गांव में 7.5 हॉर्स पावर की क्षमता वाला सौर ऊर्जा पंप स्थापित संयंत्र का शुभारंभ किया गया। ये देश के अंदर पहला ऐसा पंप था जिसके अंदर जिसकी क्षमता है 7.5 HP की है। इससे पहले 5 HP के संयंत्र यहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाते थे। दूसरा, कुसुम योजना किसान सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ऐसे कुछ अभियान जिसके अंदर यहाँ पर राज्य के अंदर कुछ इम्पोर्टेंस वो रखते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। जिसके अंदर कुसुम योजना के अंदर 2 चीज़ें आती है। पहला, सौर ऊर्जा पंप बनाया गया, वो तो झोटवाड़ा के अंदर बनाया गया जयपुर में 7.5 HP की क्षमता वाला। और दूसरा अगर बात करें तो यहाँ पर किसानों के लिए किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसके लिए किसानों को सौर पंप लगाने और सौर ऊर्जा संयंत्रों को ग्रिड से जोड़ने संबंधी योजना को मंत्रिमंडल ने 19 फरवरी 2019 को स्वीकृति दी और MNRE ने यहाँ पर 8 मार्च 2019 को प्रशासनिक स्वीकृति इसको दी। तो मंत्रिमंडलीय स्वीकृति 19 फरवरी 2019 को किसानों के लिए यहाँ पर सोलर पंप यहाँ पर लगाए जाएंगे और जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट होगी, अगर मान लीजिए जनरेट होती है तो उसको ग्रिड तक भेजने का यहाँ पर प्रावधान किया गया। अगर इसके कुछ शर्तें हैं, बंजर भूमि तक 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के नवीनकरण ऊर्जा संयंत्र स्थापना ये स्थापना है, माफ़ कीजिएगा। खेती के लिए 17.50 लाख पंप यहाँ पर लगाया जाना, जिसमें खर्च कितना होगा, खर्च का रेशो क्या होगा। केंद्र सरकार यहाँ पर 30% वहन करेगी, राज्य सरकार 30% और शेष जो 40% है वो लाभार्थी किसान यहाँ पर वहन करेंगे। 10 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंप का सौरकरण यहाँ पर करना, ये कुसुम योजना के मेजर जो है की नोट्स अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि इतने काम कुसुम योजना के अंतर्गत होंगे। ये आप ध्यान में रखिएगा। पहला कहाँ पर लगा, 7.5 HP का किसानों के लिए जो मंत्रिमंडलीय स्वीकृति 19 फरवरी 2019 को दी गई। और यहाँ पर जो ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो अमाउंट स्पेंड होगा, जो खर्च होगा, उसका परसेंटेज पूछा जा सकता है आपसे कि केंद्र सरकार का कितना है, राज्य सरकार का कितना है और लाभार्थी का कितना है। इस योजना को आप ध्यान में रखिएगा। इंडिया वन के बारे में अपन बात करें
तो राजस्थान में 24 घंटे चलने वाला दुनिया का पहला सोलर प्लांट जो है वो है कौन सा? इंडिया वन। ये कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है? ये आबू रोड पर ब्रह्म कुमारी संस्थान पर ये बना हुआ है। ब्रह्म कुमारी एक संस्थान है जो आबू रोड पर स्थित है। वहाँ पर दुनिया का पहला ऐसा सोलर प्लांट बना है जो 24 आवर चलता है। तो आप 24 घंटे चलने वाला पहला एक दुनिया का यहाँ पर सोलर प्लांट कह सकते हैं, जो कि राजस्थान में, इसलिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। ये सोलर थर्मल प्लांट जो है यहाँ पर आबू रोड में ब्रह्म कुमारी संस्थान में स्थित है। इसकी फंडिंग की बात करें तो यहाँ पर 70% जो पैसा इसको बनाने के अंदर जो खर्च किया जाएगा बनाने में या फिर इसके मेंटेनेंस में, तो यहाँ पर भारत सरकार और जर्मनी के सरकार दोनों ने मिलकर यहाँ पर 75% और रिमेनिंग 30% जो है ब्रह्म कुमारी संस्थान यहाँ पर वहन करेगा। तो ये इंडिया वन क्या है? यहाँ पर सोलर प्लांट है, यहाँ पर अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रीन को एनर्जीज परियोजना। ग्रीन को एनर्जीज परियोजना जो है वो 12 जिले के शाहबाद में यहाँ पर बड़ा विद्युत प्रोजेक्ट है, जिसकी रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण अभी दिया है यहाँ पर किसने? यहाँ पर ग्रीन को एनर्जीज कंपनी ने। ठीक है, तो ग्रीन को एनर्जीज परियोजना कहाँ पर लगाई जा रही है? 12 के अंदर लगाई जा रही है। इसके अंदर अगर अपन बात करें तो 2 देश शामिल है और अपना तीसरी की बात करें तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगापुर और आबू धाबी सरकार ने 65% हिस्सेदारी इसकी ग्रीन को एनर्जी परियोजना के अंदर है। यह राजस्थान में पहली अलोन पंप स्टोरेज परियोजना है, यहाँ पर होने वाली है। 2080 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की इस परियोजना में करीब 10,000 करोड़ का निवेश यहाँ पर करेगी कौन सी कंपनी? कंपनी जो है ग्रीन को एनर्जीज जो है सिंगापुर और आबू धाबी सरकार की जो 65% हिस्सेदारी के साथ में 12 जिले के शाहबाद, अगर अपन बात करें तहसील के अंदर यहाँ पर इस्टेब्लिश की जा रही है। तो कुछ ऐसी परियोजनाएं जो कि इम्पोर्टेंट है वो अपन बात कर रहे हैं। नोक सोलर पार्क, ये आपसे स्थान पूछा जा सकता है। नोक सोलर पार्क जो है जैसलमेर के नोक के अंदर स्थित है। इसकी क्षमता कितनी है? 925 मेगावाट सौर ऊर्जा का ये संयंत्र यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। इस संबंध में 20 फरवरी 2020 को राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के मध्य में MOU यहाँ पर हुआ है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन हुई है 2 कंपनीज़ के बीच में। पहला है सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और दूसरा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। वर्तमान में 2250 मेगावाट क्षमता वाला भाडला सोलर पार्क देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो नया सोलर पार्क है कौन सा है? नोक सोलर पार्क, जो कि 20 फरवरी 2020 को यहाँ पर MOU के बाद में इस पर काम शुरू हो गया है। तो सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है कौन सा है? भाडला सोलर पार्क, 2250 मेगावाट इसकी क्षमता है। अक्षय ऊर्जा निकासी हेतु ट्रांसमिशन परियोजना। अक्षय ऊर्जा से जो विद्युत बनेगी उसको निकास किस तरीके से होगा, इसका ट्रांसमिशन किस तरीके से होगा, उसके लिए परियोजना पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा? 3,999 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। प्रदेश का पहला GIS ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है कहाँ पर बनेगा? ये पश्चिमी राजस्थान में बनेगा। ये अलग बात है, ये देखिए 2 टॉपिक है, ये अलग है। इसके अंदर ये जो ट्रांसमिशन परियोजना पर लागत कितनी आएगी? 3,999, ये आप अलग पढ़िएगा। दूसरा, यहाँ पर एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बन रहा है जो कि एक मेगा प्रोजेक्ट के रूप में अपन कह सकते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान से गुजरता है और 2023 तक ये पूरा हो जाएगा। 5,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा स्रोतों की लोड सेंटर तक निकासी हेतु इसको बनाया जा रहा है। मतलब जो अक्षय ऊर्जा से प्राप्त अपन इलेक्ट्रिसिटी की बात करें उसको लोड सेंटर्स तक यहाँ पर भेजा जाएगा। GIS तकनीक के आधार पर काम करने वाला जो जोधपुर के अंदर कांकनी में 765 किलोवाट क्षमता वाला राजस्थान प्रसारण निगम लिमिटेड प्रदेश की तीसरा 765 किलोवाट का GSS यहाँ पर होगा। तो ये जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंदर यहाँ पर क्या किया जा रहा है? जोधपुर के कांकनी के अंदर यहाँ पर एक प्रसारण निगम लिमिटेड का GSS यहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहा है, जिसकी क्षमता कितनी है? 765 किलोवाट। पहला ये जो है GSS जो है ये तीसरा है, प्रदेश का तीसरा। अगर पहले की बात करें तो एल्मस्टोम T&D इंडिया ने अंता, जो कि 12 के अंदर पड़ता है, 2015 के अंदर प्रारंभ किया था। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जयपुर शहर के अंदर सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है कहाँ पर लगेगा, बगरू के अंदर लगेगा, छित्रौला के अंदर। बगरू जयपुर के अंदर एक छित्रौला जगह है, वहाँ पर ये लगेगा। ये रेस्को मॉडल पर लगाया जाएगा। ये ग्रीन एनर्जी परियोजना अपन ने देखी। अब अपन बात करते हैं ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है नवीकरणीय ऊर्जा के प्रसारण के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2015-16 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण प्रणाली परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण प्रणाली परियोजना, इसके तहत बनासकाठा जो कि पड़ता है गुजरात के अंदर और मोगा जो कि पड़ता है पंजाब के अंदर, यहाँ पर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का काम पूरा हो गया है। यह परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले 8 राज्यों को यहाँ पर जोड़ेगी। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसमें प्रसारण यूटिलिटीज़ के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। इसका जो प्रसारण है, जो राज्य प्रसारण यूटिलिटीज़ के द्वारा किया जाएगा। 8 राज्यों में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर यहाँ पर परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना की लागत कितनी आएगी? 10,141 करोड़ रुपए। इसके अंदर 40% भारत सरकार और 20% राज्य सरकार और 40% जो है यहाँ पर जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी की एक कंपनी है KfW के द्वारा यहाँ पर इसका जो शेयर है वो 40% है। राजस्थान में बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, हनुमानगढ़ ज़िले में ये गुजरती है। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। इस ग्रीन कॉरिडोर डबल सर्किट लाइनें इसमें बिछाई जाएंगी और बीकानेर के जलालसर में बने 765 और 400 किलोवाट क्षमता के पावर ग्रिड स्टेशन में करीब 200 करोड़ रुपए की लागत आई है। 2 चीज़ें बनी हैं यहाँ पर, डबल सर्किट लाइनें बनी हैं बीकानेर के जलालसर में और 765 मैक्सिमम और 400 मिनिमम केवी क्षमता का ये पावर ग्रिड स्टेशन 200 करोड़ रुपए की लागत के साथ में बना है, जो 8 राज्यों में से जो राजस्थान अपना एक है, वहाँ पर बीकानेर में ये किस तरीके से काम हुए हैं। बीकानेर में यहाँ पर डबल सर्किट लाइन और यहाँ पर पावर ग्रिड स्टेशन यहाँ पर बना है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की पहली न्यूक्लियर गैलरी का निर्माण कहाँ पर हुआ है? जयपुर के अंदर साइंस पार्क के अंदर हुआ है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट अगर अपन बात करें डेवलपमेंट्स जो हैं राजस्थान सरकार में हुए हैं अपने ऊर्जा क्षेत्र के अंदर, उनको अपन पढ़ रहे हैं। अलग अलग टॉपिक्स में आपको बता रहा हूँ। राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है 14 दिसंबर 2018 से। प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को यहाँ पर राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। विद्युत प्रवाह क्या है, ये बात आप ध्यान में रखिए। विद्युत प्रवाह एक क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन है जो 31 मार्च 2016 को लॉन्च किया गया। ये देश में बिजली उपलब्धता के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइड करेगा। इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं मुहैया कराने का काम इस ऐप के द्वारा किया जाता है। तो विद्युत प्रवाह क्या है आपसे पूछा जा सकता है। क्या एक पावर ग्रिड स्टेशन है, या फिर अगर अपन बात करें कोई परियोजना है, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन है? इस तरीके के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट परियोजनाएं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। अटल ज्योति योजना चरण सेकंड, वित्तीय वर्ष 2018-19 व 19-20 के लिए अटल योजना का चरण द्वितीय यहाँ पर 18 दिसंबर 2018 को स्वीकृति दी गई। इसमें सोलर स्ट्रीट लाइटें स्थापित जो है वो की जाएगी। तो ज्योति योजना जो है, अटल ज्योति योजना, ये सोलर लाइट से यहाँ पर, स्ट्रीट लाइट से यहाँ पर रिलेटेड है। नेक्स्ट योजना की बात करें तो उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, जिसका अपन उदय स्कीम के बारे में भी जानते हैं। ये उदय योजना का शुभारंभ भारत सरकार के द्वारा 20 नवंबर 2015 को ऋण में डूबी वितरण इकाइयों को वित्तीय स्थिरता, मतलब उसको फाइनेंस वहाँ पर मिल पाए, और विकास हेतु एक स्थायी और दीर्घकालिक समाधान के रूप में सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर किया गया। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना जो है, जो जिसके अंदर ऋण में डूबी इकाइयाँ थी उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और डेवलपमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए लॉन्ग टर्म की एक जो है
ये योजना यहाँ पर चलाई गई। कौन सी है? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसके बारे में अगर अपन बात करें तो 27 जनवरी 2016 को केंद्र, राजस्थान सरकार और तीनों जो कंपनियों के मध्य में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के अंतर्गत समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। ये तो 2015 में चली और 2016 में, एक साल बाद में अगर अपन बात करें, यहाँ पर इसका राजस्थान में इसके क्रियान्वयन यहाँ पर हुआ। उज्ज्वल योजना का हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान जो है देश का जो है तीसरा राज्य बना था। इससे पहले झारखंड और छत्तीसगढ़ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन हो चुके हैं। सबके लिए बिजली, बिजली सबके लिए योजना पावर फॉर ऑल पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान देश का दूसरा राज्य है। ये आपसे क्वेश्चन एज इट इज़ उठ के आ सकता है कि योजनाओं में अगर मान लीजिए इस तरीके के आपको देते हैं डेटा कि उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना में राजस्थान कौन सा राज्य बना था, तो वो तीसरा है। अगर बात करें सबके लिए योजना, बिजली सबके लिए योजना में राजस्थान दूसरे स्थान पर है हस्ताक्षर करने वाला। यह योजना सभी घरेलू, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन और 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने और कृषि उपभोक्ताओं को 6.5 घंटे, 6.5 घंटे प्रतिदिन 7 दिन तक गुणवत्ता एवं विश्वसनीय रूप से बिजली उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के सहयोग से दिसंबर 2014 में प्रारंभ की गई बिजली सबके लिए योजना। आप देख सकते हैं यहाँ पर घरेलू में, वाणिज्यिक में, कमर्शियल में और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं के लिए 24 घंटे बिजली है और कृषि उपभोक्ताओं के लिए 6.5 घंटे बिजली यहाँ पर दी जाएगी केंद्र सरकार के सहयोग से, जो कि स्टार्ट हुआ 2014 के अंतर्गत। मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना, गैर आबाद और छितराई हुई ढाणियों के लिए यहाँ पर घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए अक्टूबर 2016 में ये योजना स्टार्ट की गई, जिसकी घोषणा सितंबर 2016 के अंदर 16 सितंबर 2016 को की गई थी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम, ये इम्पोर्टेंट रहा है, इसके बारे में सरकार हमेशा अवगत कराती रही है। और कुशल प्रकाश को बढ़ावा देने के लिए, मतलब आपको जो रोशनी मिले वो कुशल मिले, मतलब ब्राइट रोशनी मिले, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 5 नवंबर 2015 को इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। इस कार्यक्रम को एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा यहाँ पर लागू किया गया, जिसके अंदर दो चीज़ें, दो घटक इसके अपन कह सकते हैं। पहला, सभी को किफ़ायती उन्नत ज्योति मिले, जिसको उजाला योजना यहाँ पर कहा गया। इसकी शुरुआत भोपाल से हुई 30 अप्रैल 2016 को। इसके तहत 2 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ये कौन सा था? गुजरात। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। उजाला योजना में पहला राज्य जो 2 करोड़ एलईडी वहाँ पर वितरित की गई, उसमें कौन सा था? गुजरात। दूसरा, स्ट्रीट प्रकाश राष्ट्रीय कार्यक्रम। स्ट्रीट प्रकाश में जो स्ट्रीट पे लगी जो एलईडीज़ हैं, लाइट जो हैं, उनको एलईडी में बदलना। इस तरीके से ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिस्थापन कार्यक्रम यहाँ पर अपन कह सकते हैं, जिसकी शुरुआत 9 जनवरी 2016 को हुई। 30 अप्रैल 2016 को उजाला योजना, जिसके अंदर एलईडी डिस्ट्रीब्यूशन का काम हुआ। फिर अगर अपन बात करें स्ट्रीट लाइट्स में जो एलईडी वहाँ पर लगाने का काम 9 जनवरी 2017 को समर्पित किया गया। राजस्थान देश का ऐसा प्रथम राज्य बना जिसके द्वारा राजस्थान में निर्मित भवनों में ऊर्जा बचत हेतु ऊर्जा संरक्षण भवन दिशा निर्देश 2011 जारी किए गए। इस क्षेत्र में मान लीजिए राजस्थान के अंदर कोई गवर्नमेंट के कोई बिल्डिंग बनती है, तो वहाँ पर ऊर्जा संरक्षण किस तरीके से होगा, भवन का जो डेवलपमेंट उसी तरीके से यहाँ पर किया जाएगा। उसके लिए दिशा निर्देश यहाँ पर 2011 में लागू किए गए और ऐसा करने वाला राज्य जो है देश में प्रथम यहाँ पर रहा है। मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान, मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान के बारे में बात करें तो विद्युत उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता और व्यवधान रहित बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं को बिजली संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान, मतलब जल्दी से जल्दी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन हो, सुरक्षित बिजली उनको मिले, विद्युत की जो दरें जो है यथासंभव नियंत्रण में रहें उनको, और विद्युत क्षेत्र को 15% करने के
करने के लक्ष्य से इसकी शुरुआत की गई मई 2016 के अंदर। इसको अपन बोलते हैं मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान। विद्युत सुधार अभियान में इसमें आपको डेट ही ध्यान में रखनी है कि आपको इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बारे में बात करें तो यह योजना 3 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति को स्वीकृत कर 3 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जुलाई 2015 को यहाँ पर पटना से लॉन्च करी, जो कि बिहार के अंदर आता है। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर 60% अनुदान दिया जाता है और 40% अनुदान राज्य सरकार या फिर निगमों द्वारा यहाँ पर किया जाता है। यह योजना 26 जुलाई 2016 को पूर्ण रूप से स्वीकृत यहाँ पर हुई। 2015 के अंदर 25 जुलाई 2015 को पटना के अंदर जो बिहार में है वहाँ से लॉन्च किया गया इसको। और यहाँ पर जो हिस्सेदारी है, जैसे इसका जो इसमें खर्च किया जाएगा उसका 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार और निगमों द्वारा यहाँ पर वहन किया जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आपसे इसका रेशो पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार का कितना है, राज्य सरकार का कितना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना देश के सभी घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर 15 सितंबर 2017 को ये लॉन्च की गई। इस योजना में केंद्र सरकार का अंशदान जो है 60%, राज्य सरकार का यहाँ पर 10% और 30% यहाँ पर गवर्नमेंट जो है बैंकों से क्या है, ऋण लेगी। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यहाँ पर सौभाग्य नाम से शुरू की गई। संवर्धित ऊर्जा विकास योजना शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 3 दिसंबर 2014 को इसको लागू किया। सेंटर का जो रेशो है यहाँ पर 60%, विद्युत कंपनी का वितरण यहाँ पर 10% और 30% जो है वो ऋण के रूप में यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, राजस्थान हेतु 1343 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करते हुए 185 कस्बों को इस योजना में शामिल किया गया। तो संवर्धित ऊर्जा विकास योजना में राजस्थान में कितना पैसा खर्च हुआ, 1343 करोड़। कितने कस्बे, 185 कस्बों को इस योजना के अंदर शामिल किया गया। रूफटॉप सोलर कार्यक्रम का दूसरा चरण। रूफटॉप के मतलब अपन घरों के ऊपर जो रूफटॉप पे सोलर सिस्टम लगाते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। वर्ष 2022 तक रूफटॉप सोलर कार्यक्रम से 40,000 मेगावाट का संचयी क्षमता हासिल करने के लिए दूसरे चरण को 16 फरवरी 2019 को मंजूरी दी गई। इस आदेश को 8 मार्च 2019 को जारी हुआ। इसके आदेश जो है एक महीने बाद में यहाँ पर मार्च के महीने में यहाँ पर आदेश जारी किए गए। मंजूरी 16 फरवरी 2019 को दी गई। 2022 तक यहाँ पर लक्ष्य क्या है, 40,000 मेगावाट जो संचयी क्षमता हासिल करने के लिए दूसरा चरण है रूफटॉप सोलर कार्यक्रम का। डिजिटल पहल एक ई बिडिंग पोर्टल है जिसकी शुरुआत 5 जुलाई 2017 को की गई। इसके अंदर रिवर्स नीलामी हेतु पोर्टल यह है लॉन्च किया गया। तो डिजिटल पहल क्या है, यहाँ पर एक ई बिडिंग पोर्टल है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। देखिए 31 मार्च 2020 को ऊर्जा में स्थापित राज्यों की स्थिति की बात करें तो अपन यहाँ पढ़ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है उसके अंदर राजस्थान कहाँ पर मतलब अपना स्थान रखता है। अगर मान लीजिए भारत के अंदर पहले नंबर पर कौन है तो आप इसको एज ए इंडेक्स देख सकते हैं। 31 मार्च 2020 को है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको 2-3 बार पढ़ के जाइएगा एग्जाम से पहले। कोयला आधारित ताप विद्युत में राजस्थान 7वें नंबर पे है और महाराष्ट्र इसके अंदर पहले नंबर पे है। लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत में राजस्थान दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे तमिलनाडु है। गैस आधारित ताप विद्युत में राजस्थान राज्य में 6ठे और देश में 7वें नंबर पे है। केंद्र शासित प्रदेशों में भी आ जाता है। तो अगर टोटल बात करें तो देश के अंदर 7वें नंबर पे और राज्य के अंदर 6ठे नंबर पे। पहले पे कौन है, गुजरात। डीजल आधारित विद्युत में राजस्थान 0 उत्पादन करता है, पहला जो है पहले नंबर पे कौन है, तमिलनाडु। कुल ताप विद्युत में राजस्थान जो है 7वें नंबर पे है, पहले पर महाराष्ट्र है।
परमाणु ऊर्जा के अंदर राजस्थान 5वें स्थान पर है और पहले नंबर पर प्रोडक्शन जो होता है तमिलनाडु का। जल विद्युत के अंदर राजस्थान 12वें नंबर पे है, पहले नंबर पे आ जाता है पंजाब। नवीकरणीय ऊर्जा के अंदर राजस्थान 5वें नंबर पे है, पहले नंबर पर कर्नाटक। सौर ऊर्जा के अंदर राजस्थान दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर है कर्नाटक। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान 5वें नंबर पर है, पहले नंबर पर है कौन सा? तमिलनाडु। बायो ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान 12वें नंबर पे है, पहले नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। लघु जल विद्युत में राजस्थान 25वें नंबर पे है, पहले नंबर पे है कर्नाटक। ये कुल ऊर्जा की बात करें तो राजस्थान 7वें नंबर पे है, पहले नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। अब बात कर लेते हैं अपन राजस्थान के अंदर जो 2020-21 का बजट है उसके अंदर ऊर्जा के क्षेत्र में जो है कितना पैसा अलोकेट यहाँ पर किया गया है। अगर बात करते हैं कुल आय व्यय का अनुमान 2020-21 के अंतर्गत जो है उसके अंदर 18,505.06 करोड़ रुपए विद्युत पर व्यय यहाँ पर प्रस्तावित है, जो कि टोटल अगर अपन व्यय की बात करें उसका 16.79% यहाँ पर होता है। राज्य सरकार ने छठे संकल्प में पानी, बिजली और सड़कों का मान रखा है, जिसके अंदर छठे संकल्प में ये कहा है कि हम इन 3 चीज़ों पर ध्यान देंगे। प्रदेश के अंदर सौर ऊर्जा नीति 2019 एवं पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 जारी की गई है। ऐसा कहना है कि इसके अंदर 2020-21 के बजट के अंदर इन दोनों नीतियों को अपन विस्तार से पढ़ चुके हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। नई सौर ऊर्जा नीति में 3000 मेगावाट तक उत्पादन क्षमता है। स्थापित करने के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क विकसित किया जाना यहाँ पर प्रस्तावित है। इसकी आपसे कैपेसिटी पूछ सकता है, 3000 मेगावाट क्षमता इसकी नई सौर ऊर्जा नीति में यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा लगभग 800 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करना जो है वो प्रस्तावित है। ठीक है, प्रत्येक राज्य के मुख्यालय एवं चिन्हित शहरों के क्षेत्रों को ग्रीन एनर्जी सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा और आने वाले 5 वर्षों में 300 मेगावाट रूफटॉप सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। किसानों को चरणबद्ध तरीके से 2 ब्लॉक में जो है बिजली दिया जाने का प्रस्ताव है, प्रयास यहाँ पर किया गया है। ये 2020-21 का बजट है, कौन सा? विद्युत का। ठीक है, यह बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके अंदर ऊर्जा नीति आप ध्यान में रखिएगा और पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति को अपन यहाँ पर देख चुके हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। छठे संकल्प के अंदर ये बिजली जो है आती है। कुल बजट का 16.79% जो है विद्युत पर प्रस्तावित है। अब बात कर लेते हैं अपन इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अंदर जो ऊर्जा से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं उनके बारे में। राज्य में मार्च 2020 तक ऊर्जा की कुल अभिष्ठापित क्षमता जो है 21,176 मेगावाट थी और 2020-21 में दिसंबर 2020 तक यहाँ पर 660 मेगावाट की वृद्धि हुई। इस प्रकार मार्च से लेकर दिसंबर 2020 तक अधिष्ठापित क्षमता बढ़कर कितनी हो गई? 21,836 मेगावाट यहाँ पर हो गई। तो 660 मेगावाट जो है यहाँ पर मार्च से लेकर दिसंबर तक जो है यहाँ पर बढ़ा पाई है सरकार। ठीक है, तो 21,836 मेगावाट यहाँ पर क्षमता हो गई है किसकी? ऊर्जा की कुल क्षमता की अगर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। स्वयं की और भागीदारी परियोजना, राज्य की अगर बात करें कुछ परियोजना जो राज्य सरकार स्वयं चलाती है खुद, वो 2020-21 में तापीय कितना है? 7,170 मेगावाट, जल विद्युत में 1,017.29 मेगावाट, गैस के अंदर 603.50 मेगावाट और इनका टोटल होता है 8,790.79 मेगावाट। ये फिगर्स आप ध्यान में रखिएगा, इससे बारे में पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा अगर राज्य द्वारा स्वयं भागीदारी की परियोजना में सबसे ज़्यादा तापीय विद्युत यहाँ पर पैदा होती है 7,170.00 मेगावाट। केंद्र परियोजनाओं में राज्य को आवंटन जो दिया गया 2020-21 के अंदर सबसे ज़्यादा तापीय में दिया गया 1870.46 मेगावाट 46 मेगावाट और सबसे कम जो है यहाँ पर दिया गया गैस के अंदर जो 221.10 मेगावाट यहाँ पर है।
टोटल आपसे पूछा जा सकता है 3288.96 मेगावाट यहाँ पर केंद्र परियोजनाओं में राज्य को आवंटन यहाँ पर दिया गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम्स बनाती है उसके अंदर राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा तापीय और सबसे कम की बात करें तो गैस यहाँ पर गैस से यहाँ पर आवंटित यहाँ पर किया गया। नेक्स्ट बात करें निजी क्षेत्र में पवन ऊर्जा, बायोमास और सौर ऊर्जा परियोजना 2020-21 के अंदर सबसे ज़्यादा की बात करें तो तापीय एवं जल विद्युत के अंदर 3742 मेगावाट, और सबसे कम की बात करें तो बायोमास से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यहाँ पर होता है। आप इनको ध्यान में रख के जाइएगा। ये वो है जो निजी क्षेत्र की कंपनी जो है वो स्टार्ट की जा रही हैं। तो टोटल यहाँ पर होता है 9756.15 मेगावाट। भविष्य की योजनाओं की बात करें तो 660 मेगावाट की सूरतगढ़ तापीय परियोजनाओं की इकाई नंबर 8 पर प्रगतिरत है, जिसको अप्रैल 2021 तक पूरा किया जाना अपेक्षित है। मतलब ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि जो इकाई नंबर 8 है जिसकी क्षमता 660 मेगावाट है, जो सूरतगढ़ के अंदर स्थित है, तापीय पावर परियोजना है, ये 2021 अप्रैल तक पूरा कर लेंगे। पीएम कुसुम योजना भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े सोलर संयंत्रों को स्थापित करने के लिए किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसको कुसुम बोलते हैं, इसको स्वीकृति दी गई। इसके अंदर 2 घटक हैं। पहला कुसुम ए, घटक ए, इसके अंदर राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा 33/11 किलोवाट के सब स्टेशनों को 5 किलोमीटर परिधि तक स्थित किसानों की बंजर भूमि पर 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट तक की क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। मतलब आप देखिए यहाँ पर कुसुम योजना के घटक फर्स्ट के अंदर 5 किलोमीटर तक जो किसानों की जो बंजर भूमि है वहाँ पर 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। कुसुम घटक बी के अंदर यहाँ पर ऑफ ग्रिड कृषि पंप सेट आवेदकों को सोलर पंप सेट उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार ने 25,000 का यहाँ पर लक्ष्य यहाँ पर दिया है। मतलब 25,000 अगर अपन बात करें किसानों को यहाँ पर सोलर पंप सेट उपलब्ध कराए जाएंगे कुसुम घटक बी के अंदर। तो पीएम कुसुम योजना जो है भारत सरकार की एक योजना चलाई गई है। अक्षय ऊर्जा की बात करें, अपन पढ़ रहे थे कि भाई अक्षय ऊर्जा के अंदर इतना स्पेंड करेंगे, तो ये अक्षय ऊर्जा के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड राजस्थान में जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करने हेतु नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है, और ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता को राज्य में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के अंदर कौन सी है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE राज्य की नामित एजेंसी है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में जो सेंट्रल लेवल पे जो मैनेज करती है वो अपन बात करें यहाँ पर नवीनकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, और राजस्थान के अंदर यहाँ पर एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यहाँ पर एक एजेंसी के रूप में काम करेगी। दिसंबर 2020 तक लागू विभिन्न योजनाओं को राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा क्रियान्वयन निम्नानुसार है। मतलब 2020 दिसंबर तक यहाँ पर कौन कौन सी योजनाएं यहाँ पर क्रियान्वित की गई उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सौर ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर सौर ऊर्जा में 6 से 7 किलोवाट प्रति घंटे या फिर प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर में यहाँ पर बहुत कम वर्षा के कारण अधिकतम सौर ऊर्जा मतलब जो क्षमता यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर 6 से 7 किलोवाट यहाँ पर एक वर्ष में 325 दिन तक यहाँ पर बिजली ली जा सकती है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। भारत सरकार के आकलन के अनुसार सौर स्रोतों से 142 गीगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित की जा सकती है। राज्य में दिसंबर 2020 तक 5002 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ये डेटा, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। 2020 तक दिसंबर तक सौर ऊर्जा के कितने संयंत्र स्थापित हो चुके हैं, जिसकी क्षमता है 5002 मेगावाट दिसंबर 2020 तक। ये अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। 2 एजेंसीज जो है वर्क करती है सेंटर और स्टेट लेवल पर। सोलर पार्क की बात करें तो सोलर पार्क एवं मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट का विकास जो है वो भाडला जोधपुर के अंदर यहाँ पर हुआ। इसकी क्षमता है 2245 मेगावाट। इसके अंदर 4 फेजेस के अंदर डेवलपमेंट इसका किया गया है। पहला फेज़ में 65 मेगावाट,
जो कि राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि अक्षय ऊर्जा निगम की एक सहयोगी कंपनी है, इसके द्वारा किया गया। अक्षय ऊर्जा के साथ में जो काम करती है राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी, 65 मेगावाट की क्षमता फेज़ 1 के अंदर जो बाडला सोलर पार्क है जोधपुर के अंदर पड़ता है। ये बात आप विशेष ध्यान में रखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाडला सोलर पार्क का फेज़ सेकंड की बात करें 680 मेगावाट, और यहाँ पर विकास कौन करेगा? सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, जो कि सहयोगी कंपनी है किसकी? अक्षय ऊर्जा निगम की। फेज़ थर्ड में 1000 मेगावाट यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, लक्ष्य निर्धारित है। इसका जो बात करें डेवलपमेंट, IL&FS एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी एवं राज्य सरकार की संयुक्त उपक्रम JVC यहाँ पर दोनों मिलकर यहाँ पर काम इसमें करेगी। थर्ड फेज़ के अंदर जो क्षमता है 1000 मेगावाट, और चौथे फेज़ के अंदर बात करें तो 500 मेगावाट। अब यहाँ पर जो है अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क लिमिटेड व राज्य सरकार की संयुक्त उपक्रम कंपनी है ये, ठीक है। तो ये चार इस तरीके से काम करेंगे। सोलर पार्क के अंदर जो बाडला के अंदर है 4 फेजेज़ हैं। पहले के अंदर 65 मेगावाट, दूसरे के अंदर 680 मेगावाट, तीसरे के अंदर 1000 मेगावाट और चौथे के अंदर 500 मेगावाट की क्षमता से इस तरीके से सोलर पार्क का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो कि बाडला जोधपुर के अंदर पड़ता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने सोलर पार्क योजना के अंतर्गत 3 निर्माणाधीन सोलर पार्क का विवरण किया है, जो कि निम्नानुसार है। पहला, फलौदी के अंदर पड़ता है पोखरण सोलर पार्क, जिसकी क्षमता 750 मेगावाट है। ये इसका विकास जो है संयुक्त उपक्रम कंपनी मैसर्स एसेल सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो राजस्थान सरकार एसएल इंफ्रा लिमिटेड की एक संयुक्त उपक्रम कंपनी है। तो फलौदी में जो पोखरण में बना जा रहा है पार्क, उसके अंदर क्षमता है 750 मेगावाट। फतेहगढ़ फेज़ 1B के अंदर 1500 मेगावाट, इसमें जो कंपनी है मैसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड द्वारा इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। नोख सोलर पार्क जो है इसकी क्षमता 925 मेगावाट, जिसका डेवलपमेंट राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। ये जो भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत 3 अंडर डेवलपमेंट यहाँ पर सोलर पार्क है, जो पहला फलौदी पोखरण में, फतेहपुर फेज़ B के अंदर और नोख के अंदर यहाँ पर पड़ता है। सोलर रूफटॉप टावर जनरेशन स्कीम, इसका फेज़ 1 की बात करें तो यह 5 वर्षों के अंदर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 30% केंद्रीय वित्तीय सहायता अनुदान को लाभ देते हुए 3 योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। वर्तमान में जो ये योजना है लगभग 36 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने के लिए राज्य में की गई है। फेज़ 1 का जो काम है मार्च 2019 को पूरा हो चुका है। यह है रूफटॉप पावर जनरेशन स्कीम फेज़ 1। इसमें जो ध्यान में रखनी बात है कि 30% हिस्सेदारी रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। 36 मेगावाट की क्षमता वाले रूफटॉप संयंत्रों को स्थापित करने के लिए पहला फेज़ इसका मार्च 2019 में पूरा हो चुका है। रूफटॉप में पावर जनरेशन फेज़ सेकंड के अंदर यहाँ पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फेज़ सेकंड के अंदर 20 अगस्त 2019 को दिशा निर्देश दिए गए। उसके अंदर यहाँ पर देखिए आवासीय क्षेत्र के अंदर जिसकी क्षमता 3 किलोवाट तक है, उसमें केंद्र का अनुदांश रहेगा, मतलब केंद्र की हिस्सेदारी यहाँ पर 40% तक वो पैसा देगी। 3 और 10 किलोवाट तक, 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक की अगर कोई आवासीय क्षेत्र में अगर कोई प्रोजेक्ट लगाता है रूफटॉप का, तो उसमें सेंट्रल जो है 20% पैसा यहाँ पर वहन करेगी। अगर ग्रुप हाउसिंग है, सोसाइटी है, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है, उसमें 500 किलोवाट तक की क्षमता वाले जो प्रोजेक्ट होंगे उसमें सेंट्रल की जो अमाउंट है वो 20% तक वहन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर करेगी। तो सोलर रूफटॉप पावर स्टेशन स्कीम फेज़ सेकंड की बात करें, फेज़ फर्स्ट में अपन ने 36 मेगावाट की क्षमता वाले संयंत्रों को इस्टेब्लिश किया। फेज़ सेकंड के अंदर यहाँ पर मैक्सिमम जो है 500 किलोवाट की क्षमता वाले, और 500 किलोवाट में जो हाउसिंग सोसाइटीज़ रहती है उनके अंदर बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर लगते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 20% हिस्सेदारी यहाँ पर रखेगी। अक्षय ऊर्जा सर्विस कंपनी, अक्षय ऊर्जा सर्विस कंपनी की बात करें तो मोड सोलर रूफटॉप योजना इसको अपन बोल सकते हैं।
ये अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा राज्य में सभी राजकीय भवनों में नेट मीटरिंग प्रणाली के अंतर्गत यहाँ पर रूफटॉप सोलर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का काम शुरू किया। ये 25 वर्ष के लिए 4.15 रुपये प्रति यूनिट की दर से यहाँ पर निर्धारित की गई। मतलब 25 साल के लिए यहाँ पर 4.15 रुपये प्रति यूनिट दर यहाँ पर से इलेक्ट्रिसिटी जो है डेवलप्ड होती है। ठीक है, अक्षय ऊर्जा सर्विसेज कंपनी मोड सोलर रूफटॉप योजना। पवन ऊर्जा कार्यक्रम की बात करें, इसको पवन ऊर्जा जो कार्यक्रम है ये विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019 के अंतर्गत आता है और ये 18 दिसंबर 2019 को जारी किया गया। इसके अंदर जो राज्य के अंदर 120 मीटर हब की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा की जो क्षमता है लगभग 1,27,750 मेगावाट है, जो दिसंबर 2020 तक कुल यहाँ पर या बात करें 4,337.65 मेगावाट की पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। क्षमता जो है आप देखिए यहाँ पर 120 मीटर ऊपर ऊंचाई पर अगर पवन ऊर्जा के संयंत्र स्थापित किए जाएं तो 1,27,750 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी का जो डेवलपमेंट प्रोडक्शन जो है वो किया जा सकता है। जबकि यहाँ पर दिसंबर 2020 तक 4,337.65 मेगावाट की क्षमता के स्थापित किए जा चुके हैं। ये पवन ऊर्जा कार्यक्रम की बात यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट, जैविक द्रव्य ऊर्जा जिसको बायोमास ऊर्जा भी अपन कहते हैं, दिसंबर 2020 तक 120.45 मेगावाट क्षमता के 13 बायोमास ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित किए जा चुके हैं। 28 मेगावाट क्षमता के 2 संयंत्र 2012 से बंद है। वर्तमान में जो है वो 14 मेगावाट क्षमता के 2 बायोमास संयंत्र पर काम जो है प्रगति पर है। स्थापना का कार्य जो है वो प्रगति पर है। बायोमास के क्षेत्र में देखिए यहाँ पर 2020 तक 120.45 मेगावाट क्षमता के 13 बायोमास उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। 2 चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, इसकी कैपेसिटी और कितने हैं टोटल। ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम की बात करें, ऊर्जा संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को पहचान के लिए राजस्थान ऊर्जा निगम ऊर्जा संरक्षण दिवस यहाँ पर दिसंबर में मनाया जाता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। और राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार भी इसके दिन दिए जाते हैं। 11 पुरस्कार समारोह जो है अभी तक आयोजित किए जा चुके हैं। यहाँ से जो है भारत में ऊर्जा का विकास जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा है जो डेवलपमेंट हुए हैं सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कंपनीज किस तरीके से वर्क करती है, कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है मेजर प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये आपकी अपकमिंग जो है विद्युत विभाग में जो वैकेंसीज़ निकली हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जो भी इन एग्ज़ाम्स के प्रिपेयर कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।